जैसे ही ये दो टेस्ट ट्यूब ली गई एक्सपेरिमेंट में, ये दो टेस्ट ट्यूब जो ली गई, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में एक रेडियो एक्टिव सल्फर लिया गया और दूसरे में रेडियो एक्टिव फास्फोरस को लिया गया। एक में रेडियो एक्टिव सल्फर और एक में रेडियो एक्टिव फास्फोरस को लिया गया। अब ये रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस के कल्चर में ग्रो किया गया है इसको। ये देखिए, ये इन्फेक्शन करा गया ना, यहाँ पर देखते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस ने किस तरीके से बैक्टीरियोफेज वायरस ने इसको बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर दिया। जैसे ही इन्फेक्शन होता है ना, ये अपने डीएनए को जैसे वायरस अपने डीएनए को जैसे ही यूकोलाइन में छोड़ देता है, इसका जो प्रोटीन का कवर होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए किस तरीके से, मैं इस ट्यूब को थोड़ा नीचे कर दूँ, ये इन्फेक्शन हो गया और कवर बिल्कुल अलग हट गया। देखते हैं कवर बिल्कुल अलग हट गया। फिर इसके अंदर डालते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन आपको मैंने 11th में बताया था बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है हल्के हल्के पार्टिकल अलग हो गए और भारी भारी पार्टिकल अलग हो गए। तो अब इसमें हल्की और भारी में क्या हुआ, भारी पार्टिकल यानी कि बैक्टीरियल सेल वो नीचे बैठ गई। बैक्टीरियल तो भारी होगा, वायरस हल्का होगा, क्योंकि बैक्टीरियल सेल भारी होगी इसीलिए क्योंकि बैक्टीरियल सेल के पास वायरस का डीएनए भी आ चुका है और अपना डीएनए भी और खुद की सेल भी है। जबकि हल्का पार्ट क्या रह गया, ये जो प्रोटीन के कवर वायरस के रह गए थे ना, ये सब ऊपर की तरफ तैरने लग गए, इसमें वो सब अलग हो गए। देख रहे हैं आप, ये वायरस के जो कवर थे ये सब अलग हो गए। कल्चर में नीचे की तरफ बैठ गया क्या, बैक्टीरियल सेल नीचे बैठ गई और ऊपर कवर रह गए। सेम ऐसा ही इसमें हुआ, रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाले में भी हुआ। इसको बराबर ही बना लेते हैं बेटा, इसमें भी ऐसे ही हुआ था। बैक्टीरियल सेल थी, उसको इसने इन्फेक्ट करा, इसको इन्फेक्ट करा, इन्फेक्शन हो गया। ये क्या हो गया, ये इन्फेक्शन हो गया। फिर सेंट्रीफ्यूज हुआ, सेंट्रीफ्यूज हुआ तो बैक्टीरिया नीचे बैठ गया क्योंकि भारी था और वायरस का जो कवर था वो सब ऊपर की तरफ तैरने लग गए, वो सब ऊपर की तरफ तैरने लग गए। ठीक है, तो जो नीचे बैठा हुआ था, जो नीचे बैठा हुआ था उसको कहा गया पैलेट। क्या कहा गया, पैलेट। और जो ऊपर की तरफ था, जो ऊपर की तरफ था उसको कहा गया सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट, जो ऊपर की तरफ तैरता हुआ नजर आया उसमें क्या था, वायरस का प्रोटीन का कवर था। और जो नीचे की तरफ बैठा हुआ था उसमें क्या था, उसमें बैक्टीरियल सेल थी जिसको कहा गया पैलेट। जो ऊपर की तरफ था हल्का, उसको कहा गया सुपरनेटेंट। अब टेस्टिंग की गई। जब टेस्टिंग की गई तो पता चला कि ये वाला जो था जिसमें कि रेडियोएक्टिव सल्फर वाला कल्चर था, इसमें रेडियोएक्टिव सल्फर वाले में इसमें रेडियो एक्टिविटी किसमें मिली, रेडियो एक्टिविटी मिली सुपरनेटेंट में। रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में मिली, सुपरनेटेंट में पाई गई। क्यों सुपरनेटेंट में पाई गई बेटा बताओ, रेडियो एक्टिव इसके सुपरनेटेंट में पाई गई, पैलेट में नहीं पाई गई। पैलेट में नहीं पाई गई रेडियो एक्टिविटी, इसके सुपरनेटेंट में पाई गई। क्यों सुपरनेटेंट में पाई गई, क्योंकि सल्फर था यहाँ पर इस कल्चर में, तो सल्फर पहुँच गया कहाँ पर, सल्फर प्रोटीन का भाग होता है, सल्फर प्रोटीन में होता है। तो सल्फर प्रोटीन में होता है तो प्रोटीन तो यहाँ पर है तो इसमें मिला, सल्फर डीएनए का पार्ट नहीं है इसलिए सल्फर प्रोटीन में होता है, इसलिए यहाँ पर ये मिल गया। रेडियो एक्टिविटी कहाँ पाई गई, इसमें रेडियो एक्टिविटी पाई गई इसमें सुपरनेटेंट में, क्योंकि सल्फर प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं। जबकि इस वाले केस में क्या किया गया, इसकी जब टेस्टिंग की गई, इसकी दोनों चीजों को टेस्टिंग किया गया तो देखा गया कि इसमें रेडियो एक्टिविटी पैलेट में पाई गई। इसके पैलेट में रेडियो एक्टिविटी पाई गई।
क्योंकि फास्फोरस वाला कल्चर था ये तो, क्योंकि फास्फोरस डीएनए में एंटर या डीएनए में प्रवेश कर गया, क्योंकि फास्फोरस डीएनए का पार्ट होता है, फास्फोरस डीएनए का पार्ट होता है, प्रोटीन का नहीं। इसका मतलब ये है कि वायरस ने अपने किस चीज को बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाया, क्या प्रोटीन को पहुंचाया? इससे ये पता लगा इस एक्सपेरिमेंट से कि वायरस ने अपने कौन से भाग को, प्रोटीन को या डीएनए को उसके अंदर पहुंचाया। तो किस भाग को पहुंचाया, प्रोटीन को पहुंचाया कि उसको डीएनए को पहुंचाया? तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि इस एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वही वायरस से, जेनेटिक मटेरियल ही वायरस से बैक्टीरिया के अंदर गया, ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर तो प्रोटीन हो नहीं सकता, प्रोटीन तो ट्रांसफर नहीं हुआ, डीएनए ही ट्रांसफर हुआ है, तो जो ट्रांसफर हुआ है वही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है बेटा, तो ये हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से ही ये प्रूव हुआ कि एक्चुअली डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है भाई, लिखने के लिए भी आता है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी वाली चीज़ है। आपको रेडियोएक्टिव सल्फर याद रखना है, 2 कल्चर बनाएगा, रेडियोएक्टिव सल्फर, एक रेडियोएक्टिव फास्फोरस। रेडियोएक्टिव सल्फर और सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो प्रोटीन वाले भाग में रेडियोएक्टिव सल्फर मिला और पैलेट वाले भाग में रेडियोएक्टिव फास्फोरस मिला, क्योंकि वहाँ यहाँ पर तो डीएनए है, यहाँ पर डीएनए नहीं है, तो डीएनए फास्फोरस डीएनए का भाग होता है, तो यहाँ पर पहुँच गया। जबकि प्रोटीन सल्फर का पार्ट होता है, सल्फर प्रोटीन का पार्ट होता है, तो प्रोटीन सल्फर यहाँ पर मिला। और जो चीज़ कल्चर के अंदर है वो वहीं तो जाएगी जहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये इससे सिद्ध हुआ। ठीक है, अब मैं आपको डीएनए का और आरएनए का कंपेरिजन और लिखवाने जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको डीएनए और आरएनए का एक कंपैरिजन बता रही हूँ, तुलना, डीएनए और आरएनए की तुलना बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा बेटा। ठीक, डीएनए वर्सेस आरएनए की तुलना हम करेंगे। यहाँ पर ये मैं टेबल बना रही हूँ, तो यहाँ पर हम डीएनए लिखेंगे, यहाँ पर हम आरएनए के बारे में लिखेंगे, और यहाँ पर हम कैरेक्टर लिखेंगे या प्रोसेस लिखेंगे, प्रोसेस लिख सकते हैं, प्रोसेस। ठीक है, पहला हमने लिया म्यूटेशन। क्या डीएनए में म्यूटेशन होता है? होता है। क्या आरएनए में म्यूटेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जहाँ बेस पेयर्स है वो म्यूटेशन हो सकता है। दूसरा स्टेबिलिटी, नहीं स्थायित्व, स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी। आपको पहले भी बताया डीएनए ज़्यादा स्टेबल है ना आरएनए से, क्योंकि आरएनए के पास 2 OH थे, इसके पास 1 ही OH था, तो ये स्टेबल है। 1 OH इसलिए स्थायी। और दूसरी चीज थाइमिन है इसके पास, और थाइमिन जो है T यानी कि थाइमिन एक स्थायी बेस, इस वजह से भी डीएनए स्टेबल है ना। और इसमें लिखेंगे हम लोग स्टेबिलिटी में आरएनए जो है
आरएनए के पास 2 OH होते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव होता है, ठीक है। और जो यूरेसिल है, यूरेसिल अनस्टेबल, अस्थायी बेस है, अस्थायी बेस है। ठीक है। यूरेसिल अस्थायी बेस क्यों है? यूरेसिल अस्थायी बेस है क्योंकि साइटोसिन जो है, साइटोसिन का डीएमाइनेशन हुआ, साइटोसिन में से अमीनो ग्रुप निकल गया, साइटोसिन में से अमीनो ग्रुप निकल गया, तब बना है यूरेसिल, ठीक है। ये लेस स्टेबल, कम स्टेबल, कम स्थायी है, अस्थायी। ठीक। तीसरा, एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये डीएनए से एमआरएनए बनाता है, डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग सेंट्रल डॉगमा भी कहते हैं, पढ़ेंगे आप, सेंट्रल डॉगमा भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन को बनाया जाता है, ठीक। चौथा हम लोग आ जाते हैं रेप्लिकेशन पर। रेप्लिकेशन तो डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी। ये कंपैरिजन था दोनों का, ये दोनों का कंपैरिजन है। म्यूटेशन दोनों में होता है, रेप्लिकेशन दोनों में होता है। स्टेबिलिटी, ये ज़्यादा स्थायी है, क्यों स्थायी है? 1 OH ग्रुप है और थाइमिन है। ये अस्थायी है क्योंकि इसके पास 2 OH ग्रुप है, जिसकी वजह से ज़्यादा रिएक्टिव है, और यूरेसिल अस्थायी होता है। एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक की इंफॉर्मेशन दूसरे में जा रही है। तो डीएनए से एमआरएनए बना रहा है, डीएनए और प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, और ये आरएनए से प्रोटीन भी बना रहा है। रेप्लिकेशन इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। तो ये हमने ये लिखा कि डीएनए और आरएनए का क्या, डीएनए और आरएनए की तुलनात्मक स्टडी है, कंपैरिजन है वो इसका, ठीक है। चलिए, तो इसको पढ़िएगा बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन।